नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। 2012 में किसने सोचा होगा कि कांग्रेस के प्रथम परिवार पर लगे किसी आरोप के सिलसिले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को किसी केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होना पड़ेगा। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और नेशनल हेराल्ड मामले में आज राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए। ये कैसे हुआ कि जिस अखबार को जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया, उसी से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी को बयान दर्ज कराने जाना पड़ा। इसकी कहानी जानेंगे डिटेल में और ऐसी भाषा में कि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। दिन की बड़ी खबर में साथ में प्रयागराज हिंसा मामले में प्रशासन की कार्रवाई पर भी बात करेंगे। प्रशासन का कहना है कि उसने सिर्फ अवैध निर्माण को तोड़ा, लेकिन पीड़ित पक्ष का दावा है कि ये अवैध निर्माण नहीं, उसे तोड़ने की कार्रवाई थी। 10 जून को रांची और हावड़ा में भी हिंसा हुई थी। इनसे जुड़े अपडेट्स भी जानेंगे, लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। ये वीडियो राजस्थान के भरतपुर जिले का है। जयपुर को आगरा से जोड़ने वाले हाईवे पर 2 दिन से सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं और सड़क को जाम कर रखा है। प्रदर्शन कर रहे लोग चाहते हैं कि सैनी, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य और माली समाज के लोगों को राजस्थान में 12% का आरक्षण मिले। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल हमसे बात करने आता है तो हम आंदोलन वापस ले लेंगे। फिलहाल इलाके की 4 तहसीलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। यह तो हो गई प्रदर्शन की बात। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि जिन सचिन पायलट के समर्थन में पिछले दिनों गुर्जर समुदाय ने अपनी ताकत दिखाई थी, उसी के मुकाबले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये प्रायोजित कार्यक्रम है, क्योंकि वे भी इसी समुदाय से आते हैं। ये था दिन का वीडियो। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। प्रयागराज के अटाला में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई थी, दंगा हुआ था। शनिवार से गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी जावेद पंप के मकान को अवैध करार देते हुए रविवार को बुलडोजर चला दिया गया था। ये पिछले 3 दिन का घटनाक्रम था। पत्थरबाजी की हिंसा भी देख ली, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई भी। अब मामला अदालत की चौखट पर पहुंच गया। जावेद पंप के वकील के राय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर याचिका दाखिल की। उनका दावा है कि पुलिस ने 24 घंटे से भी कम वक्त में यह कार्रवाई की, अपना पक्ष रखने का समय नहीं दिया। सुनिए और क्या कहा। किस तरह से इस लड़ाई को जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, लेकिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को दंडित किए बगैर और उस मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पैसे से बनवाए बगैर हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। आपने मतलब अपने मुवक्किल की तरफ से इसमें हाईकोर्ट में पिटीशन डाल दी है? जी बिल्कुल पिटीशन डाल दी है, और किसी भी तरह से कोई कानून बुलडोजर के लिए इजाजत नहीं देता। या आप कंपाउंडिंग करते, या उस मकान को सील करते, या उसको रेगुलराइज करते। आप एक फर्जी नोटिस लगाकर जिसमें झूठे तमाम पुराने डेट के झूठा हवाला देकर आप 24 घंटे का अवसर नहीं दिए, उस मकान को गिरा दिए। ये कानून की धज्जी उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरण के लोग जिला प्रशासन के सहयोग से। वकील के राय का दावा है कि प्रशासन ने घर को अवैध तरीके से गिराया। कोर्ट के जरिए इसका फिर से निर्माण यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी से ही निर्माण करवाएंगे। दावे के पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि घर आरोपी जावेद नहीं बल्कि उनकी पत्नी परवीन के नाम पर था, जिन्हें उनके पिता ने गिफ्ट किया था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पत्र याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के आधा दर्जन वकीलों की तरफ से चीफ जस्टिस को भेजी गई पत्र याचिका पर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा, इस मामले में औपचारिक तौर पर याचिका दाखिल की जा सकती है। याचिका दाखिल कर मुकदमे को उसी दिन सुने जाने की अपील की जा सकती है। इसके बाद पत्र याचिका दाखिल करने वाले वकील के राय ने कहा, औपचारिक याचिका तैयार की जा रही है, कल सुबह हाईकोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी।
जावेद पंप को ही पुलिस ने हिंसा का मुख्य सूत्रधार बताया है। पुलिस का आरोप है कि जावेद पंप ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भीड़ को इकट्ठा किया था। सुनिए प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार को। मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप नाम का जो अभियुक्त था, जो अभी तक की तफ्तीश में इस पूरी घटना का सूत्रधार बन के उभर के आया है, उस पे उसके अवैध निर्माण पे ये जिला प्रशासन और पीडीए के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान उसके घर की सर्चिंग भी की गई और उसमें आपत्तिजनक सामान मिले हैं। टोटल जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं, उसको कब्जे में ले लिया गया है। उसकी सूची बन रही है और उसको तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। अगर आप डिटेल में बात करना चाहें तो जो भी असलहे मिले हैं उसमें एक 12 बोर का अवैध तमंचा है। इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा है और कई कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ कागजात बरामद हुए हैं जिसपे माननीय न्यायालय पर तल्ख टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी इस मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के द्वारा किया गया है। इन सभी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक जावेद पंप के घर से, जैसा आपने सुना कप्तान का बयान, 2 अवैध असलहे और भड़काऊ नारेबाजी वाले पोस्टर मिले। पुलिस की तरफ से दावा यह भी किया जा रहा है कि घर को कानूनी रूप से गिराया गया, इसका नक्शा पास नहीं करवाया गया था। प्रशासन ने यह भी कहा कि जावेद पंप के मोबाइल फोन से 10 जून को भारत बंद के कॉल का प्रचार प्रसार किया गया, जबकि वकील के राय पुलिस के दावे को गलत बता रहे हैं। वो जावेद अहमद की तरफ से भेजे गए आखिरी मैसेज को भी दिखाते हैं, जिसमें शांति की अपील की गई और लिखा कि बेवजह सड़क पर कोई इकट्ठा ना हो जिससे पूरी मिल्लत को नुकसान उठाना पड़े। जुमा पढ़ें, अपने घर जाकर दुआ करें। लेकिन पुलिस का दावा कुछ और है। हम अपनी तरफ से न जावेद के इस कथित संदेश की पुष्टि करते हैं और न पुलिस के दावे की, वो अदालत का काम है। अब आते हैं प्रक्रिया के सवाल पर। यूपी में घर गिराने की कार्रवाई 2 परिस्थितियों में होती है। पहला ये कि अगर कोई शख्स किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां खुद की संपत्ति का निर्माण कर ले या फिर घर बनाने की कानूनी प्रक्रिया का पालन ना करे, तब सरकारी जमीन को खाली करवाने और अवैध निर्माण को गिराने के लिए कार्रवाई हो सकती है, या कहिए कि बुलडोजर चलाया जा सकता है। दूसरी परिस्थिति तब बनती है जब कोई पेशेवर अपराधी हो जो लगातार फरार चले। सीआरपीसी के सेक्शन 83 के तहत उसकी संपत्ति कुर्क की जाती है। जावेद पंप का मकान पहली श्रेणी में गिराया गया। अब इस तरह से घर गिराने पर कानून क्या कहता है, ये जान लीजिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश रेगुलेशन बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के प्रावधानों को अमल में लाया जाता है। गैरकानूनी ढंग से बनी बिल्डिंग के मालिक को नोटिस भेजा जाता है। एक्ट के सेक्शन 10 में लिखा गया है कि नोटिस का जवाब देने में 2 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। हालांकि ये अथॉरिटी पर निर्भर करता है कि वो 2 महीने का टाइम देती है या 2 दिन का। अवैध अतिक्रमण खुद से नहीं हटाया जाए तो सरकार हटा सकती है। एक्ट के मुताबिक घर गिराने का खर्चा भी प्रशासन मकान मालिक से ही वसूल करता है, मगर उससे पहले कमिश्नर यानी मंडलायुक्त की कोर्ट में अपनी बात रखने का मौका जरूर दिया जाता है। वो अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं। इसी एक्ट में एक महत्वपूर्ण बात लिखी है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड अनलेस द ओनर हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मतलब कि घर गिराने जैसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मकान के मालिक को सुनवाई यानी अपनी बात रखने का मौका ना दिया गया हो। इस एक्ट को उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के जरिए सुपरसीड किया गया, जो थोड़े बहुत बदलाव के साथ 1958 के एक्ट जैसा ही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का दावा है कि उसने 10 जून को एक नोटिस जारी किया था। कहा कि करेली में स्थित इस घर को बनाने में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। प्रयागराज प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त किए बिना लगभग 25 गुना 60 फीट के आकार में भूतल और प्रथम तल का निर्माण कराया गया। 1973 के जिस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई उसमें लिखा है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड अनलेस द ओनर और द पर्सन कंसर्न्ड हैज बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज व्हाई द ऑर्डर शुड नॉट बी मेड। मतलब लगभग पहले जैसा ही है। ध्वस्तीकरण का ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मालिक या संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया हो। शो कॉज नोटिस के जरिए सुनवाई का मौका देना जरूरी होता है। उसके बाद वाइस चेयरमैन और चेयरमैन आदेश जारी करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके आदेश को किसी भी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने का ही विकल्प बचता है। अब ऐसी स्थिति में प्रशासन के अपने तर्क हैं और अभियुक्त पक्ष के अपने। बात यहीं पर फंस जाती है कि आरोपी को अपनी बात रखने का मौका दिया गया या नहीं। इस मामले में एक याचिका जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की है।
इसमें कहा गया है कि बुलडोजर नियम के विरुद्ध चलाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर ने भी प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठाया है। अब बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। यह भी शुक्रवार के दिन हुई हिंसा से जुड़ी है। नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में शुक्रवार को बंगाल के हावड़ा और मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी। जैसे तैसे पुलिस ने काबू किया, लेकिन अगले दिन नादिया जिले में हिंसा ज्यादा बढ़ गई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नादिया के बेथुआ डेहरी में सैकड़ों लोग अचानक नेशनल हाईवे 34 को जाम कर देते हैं। पुलिस ने जब लाठीचार्ज करके उनको खदेड़ा तो कुछ लोग बेथुड आडरी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। वहां पर खड़ी एक ट्रेन पर पथराव शुरू कर दिया। लाठियों से ट्रेन को तोड़ा गया। इसके बाद पुलिस और जीआरपी ने दबिश दी तो उपद्रवी भागकर बेथुआ डेयरी अस्पताल इलाके में पहुंचे और वहां पर भी कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने फिर से लाठीचार्ज कर सबको खदेड़ा। इस दौरान लगभग 1 घंटे तक नेशनल हाईवे और रेल सेवा पूरी तरह से प्रभावित रहे। इन तस्वीरों को देखकर मन में सवाल उठता है कि आखिर ये विरोध का कौन सा तरीका है जिसमें दंगा और उत्पात शामिल है। सरकारी संपत्ति को तोड़कर किसका अपमान किया जा रहा है। मामले में अब तक 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इलाके में धारा 144 लागू है। इसके अलावा झारखंड के रांची में भी शुक्रवार के ही दिन बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। इसे रोकने के लिए पुलिस ने गोली भी चलाई थी, जिसमें साहिल और मुदस्सिर नाम के 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी। अपडेट ये है कि हिंसा के मामले में कुल 22 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और गिरफ्तारियां चल रही हैं। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने डीजीपी और रांची के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक यानी तमाम आला अफसरों को राजभवन तलब किया और 10 जून और उसके बाद हुई घटनाओं के बारे में पूछताछ भी की। अगली सुर्खी, 10 जून को टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने पूर्व भाजपा नेता नूपुर शर्मा के सपोर्ट में एक ट्वीट किया था। दरअसल वो सपोर्ट से ज्यादा विरोध प्रदर्शन पर किया गया कमेंट था। बेलगावी में मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने एक मस्जिद के बाहर नूपुर शर्मा के पुतले को फांसी पर लटका दिया था। इसको लेकर वेंकटेश ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि लिखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये 21वीं सदी का भारत है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि इस तरह की खराब राजनीति ना करें, समझदार बने। उनके इस ट्वीट पर उन्हें लोग ट्रोल करने लगे एक पक्ष के। इसको लेकर वेंकटेश भड़क गए और उन्होंने फिर ट्वीट कर लिखा कि मेरे एक ट्वीट से लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। हमारे देश में ऐसे लोगों की सूची अंतहीन है। जब पत्रकारों से लेकर सांसदों तक, प्रमुख समाचार पत्रों से लेकर तथाकथित प्रमुख अभिनेता तक हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं तो केवल सनातन धर्म ने बार बार सहिष्णुता दिखाई है। वेंकटेश ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में लिखा कि 2 गलत होने से एक सही नहीं होता, लेकिन मैं किसी ऐसे देश के बारे में नहीं जानता जहां बहुसंख्यक आबादी इतनी असुरक्षित महसूस करती हो। हर किसी को संरक्षित करने की जरूरत है, लेकिन प्रचार प्रसार के लिए इस ब्रेन वॉश को रोकने की जरूरत है। सहिष्णुता 2 तरफा सड़क है। वेंकटेश के इस ट्वीट पर भी तमाम प्रतिक्रियाएं पक्ष विपक्ष में आ रही हैं। ये अलग से सुर्खी में बताने की वजह क्या है? क्योंकि हमने देखा है कि अमूमन जब तक किसी राजनीतिक पार्टी से हमारे देश के एक्टर एक्ट्रेसेस या क्रिकेटर न जुड़े हों, तब तक वो राजनीतिक मसलों पर या देश के मसलों पर बयान देने से अमूमन बचते हैं। अगली सुर्खी, महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत की खबर है। मई 2022 में खुदरा महंगाई दर 7.04 रही, जो अप्रैल महीने के 7.79 से कम है। हालांकि खुदरा महंगाई दर का आंकड़ा अब भी आरबीआई की तरफ से तय अपर लिमिट 6% से ज्यादा है। खुदरा महंगाई दर में कमी के पीछे की वजह पेट्रोल डीजल पर सरकार की तरफ से कम की गई एक्साइज ड्यूटी को बताया जा रहा है। इसी कड़ी में 2 महीने में लगातार 2 बार आरबीआई ने रेपो रेट को भी बढ़ाया था, जिसे महंगाई कम करने वाला कदम बताया गया। लेकिन महंगाई से पूरी तरह राहत अभी मिलने की उम्मीद कम है। आरबीआई ने भी हाल में 2022-23 में महंगाई दर के अपने अनुमान को 5.7% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। अगली सुर्खी, एक्टर शक्ति कपूर के बेटे और श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर ड्रग्स के सेवन का आरोप है। पुलिस उपायुक्त डॉक्टर भीमा शंकर एस गुलेट ने बताया कि इसकी पुष्टि हुई है कि सिद्धांत कपूर ने मादक पदार्थ यानी ड्रग्स लिए। उनके खून की जांच रिपोर्ट में ये लिए जाने की बात सामने आई। उन्हें उलसूर थाने लाया गया। पुलिस ने बताया कि रविवार रात को एमजी रोड के पॉश होटल में रेव पार्टी चल रही थी। पुलिस के एक दल ने वहां छापा मारा। सिद्धांत के साथ 4 और लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले पर शक्ति कपूर की भी प्रतिक्रिया आई। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक उन्होंने कहा, ये बात सच नहीं हो सकती। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। जिस भी मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का नाम आ जाता है, लोग समझ जाते हैं माजरा क्या होगा। प्रभावशाली लोग होंगे, बात पैसों के लेन देन या हेरफेर से जुड़ी होगी
और मामले में कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पेच भी होगा। जिस नेशनल हेराल्ड मामले में वायनाड के सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज ईडी के सामने पेश हुए, उस पर भी ये सारे बिंदु लागू होते हैं। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है। नेशनल हेराल्ड की कहानी स्वतंत्रता के आंदोलन में राष्ट्रवादी प्रेस की भूमिका से शुरू होकर एक ऐसे सौदे तक जाती है जिसके नतीजे में हजारों शेयर धारकों की एक धरोहर एक परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी के तहत आ जाती है, और ये परिवार है गांधी परिवार, गांधी नेहरू परिवार। राहुल की पेशी पर चलने से पहले यह जरूरी है कि हम मामले को शुरू से समझ लें। नेशनल हेराल्ड को जवाहरलाल नेहरू ने निकालना शुरू किया था। साल था 1938 का। इसकी प्रकाशक थी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL नाम की कंपनी। AJL की स्थापना एक साल पहले यानी 1937 में हुई थी। इस कंपनी को खड़ा करने के लिए तब तकरीबन 5000 स्वतंत्रता सेनानी साथ आए थे और इन सभी को AJL का शेयर धारक बनाया गया था। कंपनी का पूरा फोकस ऐसी रिपोर्टिंग पर था जिसमें स्वाधीनता आंदोलन की ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो और अंग्रेजी दमन की आलोचना हो। इस मकसद के साथ AJL 3 अखबार निकालती थी, सब के सब राष्ट्रवादी विचारधारा वाले। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़। उत्तर भारत की 3 प्रमुख भाषाएं, प्रशासन की भाषा समेत। नेशनल हेराल्ड सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े तमाम भारतीय विचारकों और नेताओं के लेख इस अखबार में छपते और संपादकीय में रोज़ ही अंग्रेज सरकार की खटिया खड़ी की जाती, और वो भी उनकी ही जबान अंग्रेजी में। तंग आकर अंग्रेज सरकार ने 1942 में नेशनल हेराल्ड पर बैन लगा दिया। 3 साल तक अखबार दोबारा शुरू नहीं किया जा सका। फिर 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड के बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे। लेकिन कांग्रेस से नेशनल हेराल्ड का नाता जुड़ा रहा। अखबार के आर्थिक हित कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन समय के साथ नेशनल हेराल्ड की पाठक संख्या घटने लगी। अखबार घाटे में जाने लगा। 2008 में अखबार निकाला जाना बंद हो गया। बंद होते समय कांग्रेस पार्टी और शेयरधारकों का अखबार पर 90 करोड़ रुपया बकाया था। इसके बाद आया 2010 का साल। इस साल कांग्रेस 90 करोड़ के कर्ज को यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के नाम ट्रांसफर कर देती है। इसका मतलब जो 90 करोड़ AJL कांग्रेस को चुकाने वाली थी वो अब यंग इंडियन चुकाती। अब ये यंग इंडियन कहां से आई पिक्चर में, इसको समझिए। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड दरअसल कुछ ही महीने पहले शुरू की गई कंपनी थी, और इसे शुरू करने वालों में कांग्रेस के सबसे नामचीन नेता थे। नोट करिए कौन। 38% की मालिक सोनिया गांधी, 38% के मालिक राहुल गांधी, हो गया 76%। बचे 24% में हिस्सेदारी थी कांग्रेस के नेता मोतीलाल वोरा की, कांग्रेस के ही एक और नेता ऑस्कर फर्नांडिस की, पत्रकार और गांधी परिवार के मित्र सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, राजीव गांधी और PM मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे टेक्नोक्रेट। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को एक नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी के तौर पर पंजीकृत किया गया। भारत में लागू कंपनीज एक्ट के तहत ऐसी कंपनियां कला, संस्कृति, खेल या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में काम कर सकती हैं। ये कंपनियां अगर मुनाफा कमा लें तो वो पैसा इनके मालिकों या शेयर धारकों को नहीं मिलता। वो पैसा इन कंपनियों को अपने मकसद के लिए पुनः निवेश करना होता है, यानी फायदा हुआ तो कंपनी का ही होगा, ना कि मालिकों का। अब लौटते हैं 2010 के सौदे पर। कांग्रेस का बकाया 90 करोड़ अब AJL की जगह यंग इंडियन देने वाली थी। सवाल उठना लाजमी था कि यंग इंडियन को इसके बदले में क्या मिलेगा। AJL के पास देने को तो कुछ ज़्यादा था नहीं, तो उसने अपनी शेयर होल्डिंग का बड़ा हिस्सा यंग इंडियन के नाम कर दिया, मालिकाना हक ट्रांसफर, और इस तरह एक दिन AJL का पूरा स्वामित्व यंग इंडियन के पास आ गया। इसके बदले में यंग इंडियन ने AJL को 50 लाख रुपए चुकाए। आपने सही सुना, सिर्फ 50 लाख। बिकते वक्त भी AJL के पास नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, मुंबई, पटना, पंचकूला और दूसरे शहरों के पौश इलाकों में बेशकीमती जमीनें और इमारतें थीं। शेयर होल्डिंग के साथ साथ ये सब भी यंग इंडियन का हो गया। इन संपत्तियों की कुल कीमत के अलग अलग अनुमान हैं। सबसे प्रचलित आंकड़ा है कम से कम 2000 करोड़ रुपए का। इतनी संपत्ति थी। इस सौदे के बाद 2 साल चैन से बीते, लेकिन नवंबर 2012 में भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक अदालत में याचिका लगाई। अपनी याचिका में स्वामी ने गांधी परिवार और यंग इंडियन के बाकी शेयर धारकों पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने मिलकर AJL के शेयर धारकों के साथ धोखाधड़ी की। स्वामी ने यह आरोप भी लगाया कि गांधी नेहरू परिवार और उसके करीबियों ने कांग्रेस पार्टी से भी धोखाधड़ी की। स्वामी ने कहा कि 50 लाख के बदले 2000 करोड़ की संपत्ति यंग इंडियन को ट्रांसफर हो जाना अपने आप में एक घोटाला है। स्वामी ने यह आरोप भी लगाया कि गांधी परिवार और उनके करीबियों ने
पार्टी के चंदे से एजेएल को बिना ब्याज कर्ज दिलवाया और फिर सिर्फ 50 लाख में पूरा कर्ज माफ भी करवा दिया। इधर स्वामी यंग इंडियन पर आरोप लगाए जा रहे थे, उधर भूमि और विकास कार्यालय LNDO ने जनवरी 2013 में एजेएल को इस बात की अनुमति दे दी कि वो अपनी इमारतों को व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किराए पर चढ़ा दे। फिर 2014 की जुलाई में स्वामी द्वारा याचिका जो दायर मामला था उस पर न्यायालय ने संज्ञान लिया। गौर करिए, तब तक सरकार भी बदल गई थी, सम्मन जारी हो गए। अगस्त 2014 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने इस मामले में केस रजिस्टर कर लिया। अब ED प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत आरोपियों के बयान दर्ज कराना चाहती है और इन्हीं आरोपियों में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम भी हैं। ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा अब इस दुनिया में नहीं है, तो मामला अब बचे हुए आरोपियों पर ही चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी की छवि एक ऐसे नेता की है जो ऐसी बात कह देते हैं जो आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में बाकी नेता नहीं कहते। 2012 में उन्होंने सीधे कांग्रेस के प्रथम परिवार पर आरोप लगाया तो किसी को लगा नहीं था कि इस मामले में ज्यादा कुछ हो पाएगा, लेकिन जब से नेशनल हेराल्ड मामला प्रकाश में आया तब से गांधी परिवार की मुसीबतें क्रमशः बढ़ी हैं और इसकी वजह सिर्फ स्वामी की शिकायत भर नहीं है। आइए एक बार फिर तारीखों के जरिए इस मामले की प्रगति समझते हैं। गांधी परिवार 2014 में जारी समन पर स्टे ले आया, लेकिन वो ट्रायल कोर्ट में मामले को खारिज नहीं करा पाए। गांधी परिवार की तरफ से दलील दी गई कि जब यंग इंडियन को चैरिटेबल कंपनी के रूप में पंजीकृत कराया गया तो मुनाफे का तो सवाल ही नहीं उठता। मुनाफा मकसद नहीं है और वो हो भी गया तो कंपनी के मालिकों को नहीं मिलेगा क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। साथ ही गांधी परिवार ने स्वामी की याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया, लेकिन दिसंबर 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कह दिया कि ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामले में राजनीतिक शत्रुता जैसी कोई बात नजर नहीं आती। इसी के साथ गांधी परिवार की याचिका खारिज हो गई थी। 2016 में ये परिवार इस मामले में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट गया। न्यायालय ने सारी दलीलों को सुनकर कहा कि सभी आरोपियों को अदालती कार्रवाई का सामना करना चाहिए ताकि फ्री ट्रायल सुनिश्चित हो और न्याय हो। हालांकि कोर्ट ने आरोपियों को पेशी से भी छूट दी। 2016 में ही नेशनल हेराल्ड के डिजिटल संस्करण का प्रकाशन शुरू हुआ, लेकिन हेराल्ड के चलते गांधी परिवार की दिक्कतें कम नहीं हुई। 2016 में एजेएल पर एक और गाज गिरी। LNDO ने कहा कि एजेएल की संपत्ति का इस्तेमाल प्रेस के काम के लिए नहीं हो रहा। दरअसल दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर 1960 के दशक में एजेएल को जो जमीन दी गई थी वो लीज की डीड में प्रिंटिंग प्रेस चलाने की बात थी। जब वो करारनामा हुआ किसी दूसरे मकसद का तब वो लेख नहीं किया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए LNDO ने नोटिस जारी किया था। अक्टूबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एजेएल को बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस खाली करने का हुक्म दिया, पर गांधी परिवार को इस मामले में अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। कोरोना काल में बाकी मामलों की तरह ये मामला भी रेंगता रहा, लेकिन 2022 के अप्रैल में जब खड़गे और पवन बंसल से ED ने पूछताछ की तब मामला एक बार फिर प्रकाश में आया। 1 जून को एजेंसी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मामले में पूछताछ का समन जारी किया। चूंकि सोनिया गांधी खराब तबीयत के चलते अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए सिर्फ राहुल एजेंसी के सामने पेश हुए। आज के दिन कांग्रेस दिल्ली स्थित मुख्यालय से ED के दफ्तर तक मार्च भी निकालना चाहती थी विरोध के लिए, पर दिल्ली पुलिस ने इसकी अग्रिम अनुमति देने से इनकार कर दिया। बावजूद इसके पूरे देश से कांग्रेस सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री इस मार्च के लिए दिल्ली पहुंचे। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया था राजधानी में। नई दिल्ली के अकबर रोड स्थित पार्टी के मुख्यालय से शुरू हुआ ये मार्च मोतीलाल नेहरू मार्ग पर लगाए गए पुलिस बैरिकेड तक पहुंचा, जहां से राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा एक कार में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर भी निकल गए। जब मार्च जनपद मार्ग स्थित ED कार्यालय के पास पहुंचा तो पुलिस के अनेक बैरिकेड से टकराया। दंगा रोधी बल वहां तैनात था। मार्च आगे नहीं बढ़ पाया तो प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें बसों में बिठाकर वहां से दूर भेजा। इनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला, KC वेणुगोपाल, हरीश रावत, जयराम रमेश और दूसरे नेता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री P चिदम्बरम, ये सब भी बैरिकेड्स के पास देखे गए। फिर बात हुई कि कौन बस से गया और कौन अपनी कार से चला गया। और राहुल गांधी, उनसे पूछताछ दोपहर में शुरू हुई, वो देर शाम तक चलती रही। इंडिया टुडे के संवाददाता मुनीश पांडे के मुताबिक राहुल के सामने एजेंसी ने 8 बड़े सवाल रखे। क्या है ये सवाल? आपकी एजेएल में क्या पोजीशन थी? आपकी यंग इंडिया में क्या भूमिका है? आपके नाम पर शेयर क्यों हैं? क्या आपने शेयर होल्डर्स के साथ पहले कभी मीटिंग की? अगर नहीं तो क्यों? कांग्रेस ने यंग इंडिया को लोन क्यों दिया? कांग्रेस नेशनल हेराल्ड को पुनर्जीवित क्यों करना चाहती थी? क्या आप कांग्रेस द्वारा दिए गए लोन के बारे में जानकारी दे सकते हैं? क्या आप एजेएल और नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं? अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बारी। बीजेपी आज के दिन के लिए पहले ही तैयार थी।
आज जब कांग्रेस नेताओं ने मार्च निकाला तब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी कंपनी को मतलब एजीएल को 90 करोड़ का लोन देती है, जो कांग्रेस पार्टी माफ कर देती है। आज मेरा प्रश्न है विनम्रता से उन लोगों से जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी के लिए डोनेशन दिया ताकि लोकतांत्रिक गतिविधियों में वो हिस्सा ले सके। क्या ऐसे डोनर्स की ये मंशा थी कि उनका पैसा कांग्रेस पार्टी उस कंपनी को समर्पित कर दे जिसमें मालिकाना हक गांधी खानदान का? कंपनी बनाई जाती है समाज सेवा के लिए, लेकिन समाज की सेवा नहीं, वो कंपनी मात्र गांधी खानदान की सेवा करने तक सीमित हो जाती है। कांग्रेस पार्टी इन आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब दिया गया वो भी सुन लीजिए। कायर मोदी सरकार से कोई डरने वाला नहीं है। कांग्रेस जन अंग्रेजों से लड़े। आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में हम अंग्रेजों के गुलामों और मुखबिरों, आज के हुक्मरानों से भी लड़ेंगे। हमें कोई डरा नहीं सकता। 5 मिनट और इंतजार करिए और अंदर आइए कार्यालय। यहाँ पे जो आपके सपोर्टर पहुंच रहे थे उन्हें लगातार डिटेन किया गया, उन्हें डिटेन करके ले जाया गया। हम सबको जेल भेजिए। आजादी के संग्राम में, प्रजातंत्र की रक्षा के संग्राम में हमारे संस्थानों की हत्या करने वाली सरकार से लड़ने के संग्राम में कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, जेल तो जाना पड़ेगा, लाठियां तो खानी पड़ेगी, हम करेंगे। कांग्रेस ने दिल्ली के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शन किया। पार्टी की कोशिश है कि इस पूरी कवायद को गांधी परिवार पर हमले की तरह बताया जा सके, लेकिन क्या आम लोग भी पार्टी की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सवाल कई हैं। मिसाल के लिए एजेएल को कर्ज ही चुकाना था तो उसने थोड़ी बहुत संपत्ति को बेचकर ये धन क्यों नहीं जुटाया? फिर मोतीलाल वोरा 3 पदों पर कैसे रहे? कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, एजेएल के सीएमडी और यंग इंडियन के डायरेक्टर। क्या वोरा के किसी फैसले को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरह देखा जा सकता है? मोतीलाल वोरा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तब भी इस बात का वजन है कि उनके द्वारा लिए गए वित्तीय फैसलों में वित्तीय सावधानी का पालन हुआ था या नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास जो पैसा था वो चंदे का पैसा था। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब एजेएल का स्वामित्व यंग इंडियन को दिया जा रहा था, तब क्या इस फैसले से एजेएल के सभी शेयर होल्डर्स को वाकिफ कराया गया? क्या वो इससे इत्तेफाक रखते थे? ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल किसी से छिपा नहीं, लेकिन एजेएल और यंग इंडियन का मामला इतना सीधा भी नहीं कि उसे सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के आरोप के चलते खारिज किया जा सके। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।